पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे कुछ मुल्की सियासत के हवाले से। मुल्की सियासत में कुछ 2-3 डेवलपमेंट्स हुई हैं आज के दिन, जिस पर हम उसकी तज्जिया लेने की कोशिश करेंगे और आइंदा के सियासी मंजरनामे पे किस तरह से वो असरात हो सकते हैं इस पे बात करने की और इसकी छानबीन लेने की जो है वो कोशिश करेंगे। एक तो हुकूमत मुसलसल इस बात पे डटी हुई थी कि जी 2023 का जो इलेक्शन है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए करवाना है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज हुकूमत का मौक़िफ़ जो है वो रिजेक्ट कर दिया है और 37 एतराज़ात हैं, कुछ कंसर्न्स हैं जो ECP ने जाहिर किए हैं, जिनका जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि ईवीएम की मशीन, ईवीएम जो है वो रिलायबल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और इसको किसी भी तरह से टैंपर किया जा सकता है। इसमें जो वोटर वोट डालेगा उसका सीगा राज में रहना मुमकिन नहीं है, वोटर को ट्रैक किया जा सकता है, जो कि बड़ी एक खतरनाक चीज़ है। वोटर की जो प्राइवेसी है, जो उसकी सिक्योरिटी है, उसके अगेंस्ट है ये, जो कि आईन पाकिस्तान और कानून पाकिस्तान इसको यकीनी बनाता है। और ख़ास तौर पे ये कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है और बहुत आसान से तरीकों से। मसलन ECP ने कहा कि जी आप एल्फी डाल दें तो ईवीएम का जो बटन है वो बंद हो जाएगा। तो ये तो बड़ी खतरनाक किस्म की चीजें हैं जो इलेक्शन कमीशन के कंसर्न्स आए हैं। अब इसके बाद हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किस तरह से यकीनी बना सकती है कि 2023 का इलेक्शन EVM के जरिए ही हो, एक तो ये अहम मैटर है। इसके अलावा मरियम नवाज साहिबा की आज अदालत में पेशी थी, वहां पे अपने केस के हवाले से और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बोली। खास तौर पे उन्होंने इस बात का उन्होंने एक तरह से इयादा कर लिया या एक तरह से इजहार कर दिया कि जी अगर पार्टी सपोर्ट करती है, अगर पार्टी इजाजत देती है, पार्टी नामजद करती है शहबाज शरीफ साहब को वजीर आज़म के तौर पे, तो मरियम नवाज उन्हें सपोर्ट करेंगी। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है उनकी तरफ से, क्योंकि मरियम नवाज वर्सेस शहबाज शरीफ इख्तलाफात कोई आज की बात नहीं है, उनकी कहानियां सामने आती रही हैं। इसके अलावा जी हुकूमत का एक नया स्कैंडल सामने आ गया है और अवाम पर मजीद जो बिजली का बम है वो गिराने के हवाले से खबर सामने आई, स्कैंडल सामने आई कि जो मुल्क के कोई 6-7 बड़े शहर हैं कि जहां से हुकूमत को बिजली की मद में सबसे ज्यादा आमदनी होती है, उन 6-7 बड़े शहरों में जिनमें से ज्यादा का ताल्लुक पंजाब से है, वहां पर बिजली के बिल 31 दिनों के बजाय 37 दिनों के 37 दिनों के जो हैं वो आवाम को दिए गए हैं। अब होता यह है कि 31 दिन की बिजली अगर आप यूज करेंगे तो आपका स्लैब, आपका बिल कुछ और बनेगा, और 37 दिनों का बिल अगर आपको भेजा जाएगा तो जाहिर है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब पिछले 8 महीनों से आवाम की जेबों पर हुकूमत की तरफ से ये खामोश डाका जो है वो जारी है। इस पर सवाल करेंगे और हुकूमत की इन तमाम तर स्कैंडल्स के बावजूद एक नया सर्वे आया है IPSOS का, जो कि कहता है कि अवाम की बड़ी तादाद हुकूमत से मुतमईन है और अवाम समझते हैं कि हुकूमत दुरुस्त समत में जा रही है। तो ये कैसे मुमकिन है, इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़े ज़बरदस्त मेहमान आज मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रही हैं मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, खासतौर पे इकनॉमिक अफेयर्स पे इनकी ग्रिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आलिया हमजा मलिक साहिबा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं और अभी ताज़ा ही शहबाज शरीफ साहब के तर्जुमान बने हैं मलिक अहमद खान साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा है, साबिक वफाकी वजीर रह चुके हैं, हाल ही में पीपल्स पार्टी इन्होंने ज्वाइन की है, जनरल अब्दुल कादिर बल्लोच साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आलिया हमजा मलिक साहिबा, सबसे पहले तो आप मुझे EVM का जवाब दे दें। ECP ने तो आज रिजेक्ट कर दिया है आपका फार्मूला और 37 उन्होंने रिजर्वेशंस, 37 कंसर्न्स, जिसमें खास तौर पे कि वोट को हैक किया जा सकता है, वोटर को ट्रैक किया जा सकता है, तो किस तरह आप EVM को 2023 में यूज करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू गरीदा, बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन आपने दिया है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने रेज किए हैं। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि जब आज ये न्यूज चलना शुरू हुई तो हैरानगी हमें ये नहीं थी, हैरानगी हमें ये थी कि हम तो वाकई समझे कि इट्स अ जोक,
मतलब हमें तो ये नहीं लग रहा था कि इतने सीरियस टॉपिक के अंदर यानी एल्फी डाल दी जाए उसको। मतलब आप पहली तो बात ये है कि मैं क्लियर कर calling ECP a joke? नहीं, आई एम नॉट कॉलिंग ECP a joke. What are you I calling a am joke? Are you calling calling it- their reservations a joke? जी, आई एम कॉलिंग इट कि आप That टेक्निकलिटीज means पर ECP is a joke. बात करें, आप टेक्निकलिटीज पर बात करें। हाँ. दिस इज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द टेक्निकल टीम हाँ. जो वहां पर प्रेजेंट हुई और अभी सेकेंड मीटिंग होनी है 15 सितंबर के ऊपर। मेरे बहुत ज्यादा सवालात हैं और जाहिर है मतलब एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मेरे सवाल होने चाहिए। हम ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं और जब हमने ईवीएम पर बात की तो हम सिर्फ जो हमारे थे, देखें होता क्या है यहाँ पर आपके जो जिससे मुझे तकलीफ हुई वो ये जो सबसे बड़ी बात है। देखें अवाम को तो आप बिल्कुल ये ना कहें कि अवाम इस नए सिस्टम को सीख नहीं सकेंगे। आपके पास 2 साल पड़े हैं अगले इलेक्शन के आने में। आप अपने लोगों को कह रहे हैं कि हम उन्हें इस पे तरबियत नहीं दिला सकते। DCP कह रहा है कि टाइम बहुत कम है, इतने बड़े मैस स्केल पे आप यूज करेंगे, टाइम नहीं है आपके पास। और बहुत से कंसर्न्स हैं, सिर्फ एक एल्फी डालने का नहीं। वो कह रहे हैं कि जी बैलेट पेपर की राजदारी नहीं रहेगी, वोटर को ट्रैक किया जा सकता है, इस मशीन का सॉफ्टवेयर हार्डवेयर देखा नहीं जा सकता। वो कह रहे हैं कि ईवीएम किसकी कस्टडी में होंगी ये भी गवर्नमेंट नहीं बता रही कि ECP की कस्टडी में होंगी, किसकी कस्टडी में होंगी, या वहां पे RO की कस्टडी में कौन उसका इंचार्ज होगा ये भी नहीं बताया जा रहा। देखिए मैं आपको इसमें सिर्फ एक इतनी सी चीज बता दूं, मुझे आप ये बता दें इलेक्शन रिग्ड होता है, मरे हुए लोगों के वोट डलते हैं, इलेक्शन रिग्ड होता है, बैलेट बॉक्स उठाकर भाग जाते हैं, इलेक्शन रिग्ड होता है, वो लोग डबल ट्रिपल वोट्स डाल देते हैं, तब क्या होता है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ईवीएम पर जितने भी रिजर्वेशंस हैं हम एक एक रिजर्वेशन दूर करेंगे। और हम ये भी नहीं कहते कि वी आर स्टिक टू द ईवीएम, हम ये कहते हैं कि आप एक ऐसा सिस्टम लेकर आए जिस पर यहां बैठी हुई सारी जमातें जो इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं उनका कंसेंसस हो। द बेसिक पर्पस कंसेंसस आप कैसे डेवलप करेंगे? मलिक अहमद साहब से भी जवाब ले लेते हैं, जनरल कादिर से भी ले लेते हैं, वो आपको कंसेंसस की डेफिनेशन बता देंगे कि आप ऑपोजिशन के साथ बैठते हैं तो आप कहते हैं ये एनआरओ लेने के लिए बैठे हैं, ECP कंसर्न्स पेश करती है, आप कहते हैं जी इट इज अ जोक। तो कंसेंसस कैसे आएगा? इस पर आपको एक बात बता दूं, हमने ईवीएम डिस्प्ले की पार्लियामेंट के अंदर, उसके ऊपर जितने भी रिजर्वेशंस आए उसके बाद हमने उनको क्लियर करके दोबारा ऑपोजिशन को दावत दी। हम दोबारा बार बार प्राइम मिनिस्टर ने कहा, देखिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम इंतखाबी इस्तेलाहात करना चाहते हैं, हमारे साथ बैठे। आपके जो भी प्रपोजल्स हैं क्या ऑपोजिशन देखने के लिए आई? कुछ दिन पहले टेलीविजन के ऊपर जब ऑपोजिशन के नुमाइंदों को ईवीएम दिखाया गया तो कैन यू इमेजिन कि उनका वहां पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? दे सेड हम तो टेक्निकल है ही नहीं, आपको तो ये टेक्निकल माहिरीन को दिखाना चाहिए। पिलडाट को हम दिखा रहे हैं, फैफन को हम दिखा रहे हैं, हम पूरे मीडिया को, हम ऑपोजिशन के एक एक बंदे को हम इनवाइट करते हैं, आप आए। अगर आपको ECP राजी नहीं है, ऑपोजिशन राजी नहीं है, स्टेक होल्डर्स राजी नहीं है, सिविल सोसाइटी राजी नहीं है, मीडिया इस पे रिजर्वेशंस का इजहार कर रहा है, तो इसके बावजूद आप लोग ईवीएम के जरिए ही कराने पे मुसर हैं। क्यों? ECP का तो सबके सामने नजर आ गया, वो एक बाय इलेक्शन आर्मी के बगैर मैनेज नहीं कर सके, एक बाय इलेक्शन। उसके बाद ECP के ही हमने सब कुछ देखा कि 2013 पे हमें रिजर्वेशन थे, 2018 पे बाकी पार्टियों को रिजर्वेशंस होंगे, बाकी 2023 का इलेक्शन है। हम तो कहते हैं वंस फॉर ऑल फिनिश इट। आप हमें मुबारक दें, अगर कोई और जीते हम उससे मुबारक दें। लेट्स कंटिन्यू द प्रोसेस। मलिक अहमद खान साहब, आप लोग बैठते क्यों नहीं हैं? आपको ईवीएम का डेमो देते हैं, आप लोग कौमी असेंबली में उसको रिजेक्ट कर देते हैं, आपको वैसे दिखाने की कोशिश करते हैं मीडिया के जरिए, आप कहते हैं जी हमें मत दिखाएं, टेक्निकल लोगों को दिखाएं, तो फिर फैसला तो पार्लियामान में बैठे लोगों ने करना है ना। आप लोग क्यों जानबूझ के रोड़े अटका रहे हैं गवर्नमेंट के रास्ते में? मलिक साहब। जी गरीदा, आपकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपका। देखिए इलेक्शन करवाना जो है ये बुनियादी तौर पे फ्रीकैन के माबेन होना है ना, यानी हुकूमत भी उस पर एक फरीक है और अपोजिशन पार्टीज भी उसके अंदर एक फरीक है। ठीक है। तो जब फ्रीकैन के माबेन एक इलेक्शंस ने जो करवाए जाने हैं उसको करवाने का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है। हाँ। अगर इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के इनेकाद के लिए कोई तजावीज लाता है तो वो तो उसका हक है, लेकिन अगर हुकूमत कानून साजी किए बगैर सिर्फ ऑर्डिनेंसेस के जरिए एक ऐसा ऑर्डिनेंस लेकर आए जिसमें वो
वो जो जितने भी नकात कानून के तब्दील किए वो तब्दील करते वक्त इस बात की भी परवाह न करे कि आईने पाकिस्तान कुछ इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को तफवीज करता है, जैसे वोटिंग लिस्ट्स हैं जो वो इंतखाबी फहरिस्तों का इख्तियार आईने पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन कमीशन को देता है। हुकूमत ने उसको एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के साथ रिजर्व कर लिया। ये जो बात आप कर रही हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का तजर्बा दुनिया में कम बेश बेशुमार ममालिक ने किया, फिर उसको स्क्रैप किया, और अगर जैसे हिंदुस्तान की मिसाल दी जाती है तो हिंदुस्तान ने उसको 22 साल में मुकम्मल किया। मैं पिछले दिनों मैंने एक रिपोर्ट जो थी वो शिबली साहब को मैंने खुद दी, मैं एक टीवी प्रोग्राम पे था, मैं आप ही के कोलीग के पास, तो मैंने शिबली साहब से कहा, मैंने कहा देखें आप ये कह रहे हैं कि आप 4 लाख मशीन इन वन गो बनाकर उसके साथ इलेक्शन करेंगे। हिंदुस्तान ने क्या किया कि पहले एक स्टेट में उन्होंने एक 10,000 मशीन के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया, और उससे पहले वो 10,000 पे जाने से पहले उन्होंने बाई इलेक्शंस में उस मशीन को कंडक्ट किया, और फिर स्टेट इलेक्शंस में उससे पहले उन्होंने एक स्टेट की कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उसको एक्सपेरिमेंट किया, और दुनिया जहान के जो उनके लोग थे उनको उन्होंने मॉनिटर करने के लिए वहां बुलाया। तो दुनिया के एक्सपेरिमेंट से आप बिल्कुल अपने आप को जुदा करके एक तजर्बा करना चाह रहे हैं, और फिर आप इन्फोर्स कर रहे हैं, आप उसको बुलडोज कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इसको जरूर माने। हमारा पहला सवाल तो आपके साथ ट्रस्ट का है, यानी हमारा ये ख्याल है कि आरटीएस का जो फेलियर था वो अभी तक अनआंसर्ड है। अगर मैं किसी पे इल्जाम लगाऊं और इतना संगीन इल्जाम लगाऊं कि आपकी गवर्नमेंट की क्रिएशन उन 7 घंटों के बाइस है जिनके अंदर लोगों के नताइज रोक दिए गए, तो उसका जवाब अभी तक ना आया और हुकूमत ने उस पर कोई सही ना की हो, हुकूमत ने उसके ऊपर कोई कमेटी जानतदारी के साथ ना बिठाकर उसको प्रोब किया हो, 3 साल गुजर गए। गवर्नमेंट तो आपको बार बार ऑफर कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बयानात दे दिए, ट्वीट्स दे दिए थे कि जो आए बैठे इलेक्शन इस्लाहात करें। आप लोग और चाहते कि आए बैठे तो सही, आप लोग खुद ही बैठते नहीं। देखें ये गुफ्तगू गालिबन ऐसी है जो कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करती है, तो इसमें थोड़ी सी डिटेल ये है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं कि अगर आप इलेक्शन के मामलात में अगर आप जैसे अगर आप बैठना चाहते हैं तो फिर आपको किसने कहा बैठने के लिए, तो एक वर्किंग पार्लियामेंट रिक्वायर्ड होती है। वर्किंग पार्लियामेंट में आपके पास आपको कॉन्स्टिट्यूशनल आपके ऊपर मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि आपने एक मीनिंगफुल कंसल्टेशन करनी है। आप वो तक करने को तैयार नहीं है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन। आप लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ ऑपोजिशन की उस पर बातचीत तक नहीं हो सकती, और हुकूमत एक खत लिख के अपने 3 नाम प्रपोज करती है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को डिफीट करती है, यानी जो उसका मकसद था कि कोई पार्टीजन फैसले ना हो। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये स्कीम इसलिए इन्वोक की थी, इसलिए इसको इनकॉर्पोरेट किया था कि जब आप फैसले करेंगे तो उसके अंदर पार्टीजन फैसले ना होने का खतरा हो, और क्योंकि ये इलेक्शन के मामलात हैं तो इसमें कंसेंसस होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी स्पिरिट को डिफीट करने के लिए ये हुकूमत जो कर सकती है, इस ईवीएम के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन ने जो आज 37 सवालात उठाए हैं, वो सवालात बड़े सीरियसली उनके जवाब आने चाहिए। और जब ये इलेक्शन कमीशन ही पहले इस बात पे मुतमिन नहीं होती तो जो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने कंडक्ट करना है वो तो भी पॉलिटिकल ट्रस्ट की स्टेज पे खड़ी हैं कि कैसे ऐसे बातचीत हो सकती है जब इतना बड़ा फुकदान हो इत्मीनान का, तो फिर कैसे आपकी बात वैलिड पॉइंट सर। फ्रॉम हियर लेट मी टेक द डिबेट टू अब्दुल कादिर बलोच साहब। जनरल साहब, आप क्या समझते हैं 2018 का इलेक्शन आपने देखा, उस वक्त आप एक और जमात में थे, मुस्लिम लीग नून में, और धांधली के जितने शदीद इल्जामात लगे। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे आप मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी का भी वही मौकिफ है, यहां तक कि पीपल्स पार्टी कहती है कि अगली बारी 2023 में हमारी पूरी तैयारी है और जरदारी साहब ही हुकूमत बनाएंगे। तो किस तरह आप हुकूमत बनाएंगे जब तक आप इलेक्शन इस्लाहात के लिए गवर्नमेंट के साथ जो इस वक्त एग्जिस्टिंग है मिलकर बैठेंगे नहीं? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीदा, मैं 2-3 पॉइंट्स के ऊपर डायलेट करने की कोशिश करूंगा। जी जरूर। सबसे पहली बात यह है कि इलेक्शंस कंडक्ट करना, इस बात को यकीनी बनाना कि इलेक्शन इस तरह से कंडक्ट किए जाएं कि लोगों का उसके ऊपर कंप्लीट एतमाद हो, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, ये करने की जिम्मेदारी हमारे आईन पाकिस्तान में दिया हुआ है। और ये जिम्मेदारी एक आईनी तौर पर
खुद मुख्तार अदारे को दी गई है और वो खुद मुख्तार अदारा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उसका हुकूमत से अपोजिशन से इलेक्शन के कंडक्ट करने के मामले में किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। सो पहली बात यह है कि कोई भी तजवीज़ जो आ जाती है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल किया जाता है, कोई मशीनरी वगैरह इस्तेमाल की जाती है, उसके ऊपर सबसे पहले तो अप्रूवल, ये ट्रस्ट होना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, उनकी अप्रूवल होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो इलेक्शन से मुतालिक बातें होती हैं, इनको नॉर्मल कानून के तौर पर लिया नहीं जाना चाहिए। ये वो चीज़ है जिसके ऊपर मुल्की तौर पर, कौमी तौर पर पूरे मुल्क का एक इत्तेफाक और इत्तेहाद होना चाहिए, कॉन्सेंसस से ये फैसले किए जाने चाहिए। और पार्लियामेंट के अंदर जो कानून बनते हैं वो तो मेजॉरिटी के मर्जी से बनते हैं, और मेजॉरिटी वो मेजॉरिटी होती है जो कि पब्लिक के वोटों की तादाद अगर परसेंटेज देखा जाए तो इस वक्त भी तारीख इंसाफ को 25% वोट भी पूरी कौम के मिले नहीं है। तो एक ऐसा फैसला जिसको 25% या 30% लोगों ने करना है और उसको लागू होना है 100% पॉपुलेशन के ऊपर, मेरे ख्याल में इसके ऊपर मजीद देखने की जरूरत है। अगर वह हुकूमत एक तरफ है और तमाम अपोजिशन पार्टियां जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर हैं और पार्लियामेंट के बाहर हैं, वो सब बैक जुबान होके इस इंस्ट्रूमेंट को या इस मशीन को रिजेक्ट कर लेते हैं, मेरे ख्याल में हुकूमत को इसको अपने अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि बात कहाँ से शुरू की जाए और कैसे उस नुक्ते पे पहुंचा जाए जहां ये बात साबित हो जाए कि कौम ने इसको रिजेक्ट किया और वो नहीं चाहते हैं कि ये मशीन इस्तेमाल किया जाए। उसके लिए मिल बैठ के बात करने की जरूरत है, पार्लियामेंट के अंदर बात करने की जरूरत है, पार्लियामेंट से बाहर बात करने की जरूरत है। एक ऐसी हुकूमत, एक ऐसा वजीर आजम जो आज तक अपने लीडर ऑफ द अपोजिशन से हाथ मिलाने को तैयार न हो, उसके साथ फिर किस किस्म की कार्रवाई की जा सकती है? वो तो लेटर भेजता है और लेटर भेज के अपने राय का इजहार करता है और वहां से वो ओबीडियंस चाहता है। तो ये एक और ट्रस्ट डेफिसिट का एक मसला है जो हमारे मुल्क में है, हमारे पार्लियामेंट में है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूँ, ये मशीन जिसकी बात की जा रही है, ये कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसको यहाँ पर जो है ना उसको यहाँ पर वो क्या कहते हैं, उसको इन्वेंट किया गया है, ये बनाया गया हमारे मुल्क में। ये दुनिया में इस्तेमाल हुआ है और दुनिया की मेजॉरिटी ममालिक में ये एक फेल्योर के तौर पर इसको ख्याल किया जाता है। इवन अमेरिका जैसे मुल्क में, यूके में भी मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं है कि 100% ये मशीन इस्तेमाल किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। फिर फार फ्लंग एरियाज, बैकवर्ड एरियाज आ जाते हैं जिससे मेरा ताल्लुक है। अभी हमारे इलाकों में वहां पर ये इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगा, और इलेक्ट्रिक मशीन को कैसे चलाएंगे, और बैटरियां कैसे इस्तेमाल होंगे, और वो सेल्स कैसे इस्तेमाल होंगे, क्या कार्रवाई होगा? क्या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या एक ऐसी चीज जो इतना बेनिफिशियल है, इतना फायदेमंद है, उससे हम फायदा नहीं उठा सके? इसके ऊपर भी सोचने की जरूरत है कि कौन से वो तरीके इख्तियार किए जाएंगे जहां पर हमारी तसल्ली हो जाएगी। हम तो इसके खिलाफ रिवाल्ट करेंगे अगर हमारे पास इस्तेमाल नहीं होगा, मुल्क को एक और स्टैंडर्ड के मुताबिक हमें ट्रीट किया जाएगा। तो ये वो तमाम बातें हैं, इसको मेरे ख्याल में हुकूमत को इसको अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। और मुझे तो यकीन है हुकूमत जिस तरह से कहती है कि वो फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन चाहते हैं तो मेहरबानी करके दिल बड़ा रखे और पूरी कौम को अपने साथ ले, और जो लोग इस वक्त जितनी भी सियासी जमातें हैं, चाहे वो हुकूमत में हैं या नहीं है, या पार्लियामेंट में हैं या नहीं है, उनके व्यू पॉइंट की कदर करें। सर जनरल साहब, आपने बड़े वैलिड पॉइंट्स, जनरल साहब आपने बड़े वैलिड पॉइंट्स रेस किए हैं, इस पे जवाब देना चाह रही हैं आलिया साहिबा, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक ले लें ताकि वापस आए, आप तसल्ली से अपने जवाब दे सके। जैसे का शॉर्ट क्विक ब्रेक, कुछ ईवीएम के हवाले से और बिजली के बिलों का जो डाका है अवाम की जेब पे, इस पे बात करेंगे। और बावजूद इसके कि गवर्नमेंट के स्कैंडल्स पर स्कैंडल सामने आ रहे हैं, अवाम किस तरह मुतमईन है, इसका जवाब लेंगे अपोजिशन से। स्टे विद अस, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी आलिया साहिबा, क्विकली, बड़े वैलिड पॉइंट्स उठाए हैं जनाब अब्दुल कादिर बलोच साहब। हाँ जी, दोनों रिस्पेक्टेबल कोलीग्स ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए और मैं सबसे पहले इनका जवाब दे दें ताकि फिर आपसे बिजली के बिलों के बाकी के मैं सवाल कर लूं। 34 ऑब्जर्वेशंस इलेक्शन कमीशन ने जो दिए। पहली बात, इलेक्शन कमीशन की टेक्निकल टीम की पहली मीटिंग थी और नेक्स्ट मीटिंग इज ऑन 15th, लेकिन जो 27 पॉइंट्स है वो तो ईवीएम से मुताल्लिक ही नहीं है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मैंने ये पूरी लिस्ट मंगवाई है। लिस्ट के अंदर
इट्स रिलेटेड टू कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ जो इलेक्शन कमीशन की अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग से रिलेटेड ही उन्होंने 27 पॉइंट उठाए हुए हैं। मतलब अगर मैं उनका इसमें से सिर्फ थोड़ी चीजों का जिक्र कर दूं, उन्होंने कहा जी लैक ऑफ कैपेसिटी एट ऑल लेवल्स, लैक ऑफ मैसिव पायलट टेस्टिंग, उन्होंने कहा है लैक ऑफ ट्रेन स्टाफ, लर्निंग के। तो ये सारा ईवीएम से कनेक्टेड है ना, आपके पास जब स्टाफ ही नहीं है जिसको मशीन ना चलानी आए तो मशीन मेरी एक बात सुन लेना, मैं यही तो कह रही हूँ बेसिकली तो वो ईवीएम की बजाय अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं। इंटरकनेक्टेड है ना आलिया साहिबा। नहीं देखिए गरीदा, इंटरकनेक्टेड ये कैसे है? वो कह रहे हैं मिसाल के तौर पे आवाम को अगर ईवीएम यूज ही ना करनी आए तो फायदा क्या? देखिए मेरी तो बात ईसीपी को अगर ईवीएम चलानी ना आए तो फायदा क्या? ईवीएम अगर मैं आपसे पूछती हूँ, ईवीएम आपने देखी है? मेरे दोनों भाई यहाँ पर बैठे, मैं उनसे पूछती हूँ ईवीएम देखी है? ईवीएम में मैं तो ये कहती हूँ कि हमारे लोग माशाल्लाह, अगर आज मैं देखूं व्हाट्सएप से लेकर फेसबुक से लेकर पाकिस्तानी अवाम बहुत समझदार है और ट्रेनिंग इट्स गोइंग टू बी 2 years। फवाद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत को टेक्नोलॉजी की समझ ही नहीं है। देखिए आपके अपने वजीर कहते हैं सियासी क़यादत तो ये शो कर रही है ना कि वो टेक सेवी होना नहीं चाह रहे। देखिए मैं तो वो जब वो ये बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल इसलिए कर रहे हैं कि अब मैं तो एक छोटी सी बात करती हूँ कि क्या हम नहीं चाहते, हम वही चाहते हैं कि वही चीज जो 70 साल से इस मुल्क का रोना बना हुआ है, 70 साल से हम। लेकिन आलिया साहिबा, आपके स्टेक होल्डर्स जब राजी नहीं होंगे तो जैसे जनरल साहब ने कहा फिर गवर्नमेंट अनाक का मसला तो ना उन चीजों के ऊपर तो आ रही हो ना। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या ये 27 पॉइंट्स रिलेटेड हैं। 27 पॉइंट्स तो खुद कैपेबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन जो उठा रही है वो तो अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर उठा रही है। आप तस्लीम नहीं कर रही हैं, आप उन पॉइंट्स पे आ जाएं जो ईवीएम के बारे में। अब वो अगर कहें अवाम नहीं कर सकते उनका इदारा तरबियत, तो इसका मतलब है कि वो स्कूल टीचर्स, क्योंकि पोलिंग जो स्टाफ से लेकर प्रिजाइडिंग तक वहां पर हाई स्कूल टीचर्स होते हैं, प्राइमरी स्कूल टीचर होते हैं, दे आर लिटरेट, क्वाइट लिटरेट। चलें बाकी 6 पॉइंट्स पे बात कर लेना जो वोटर की ट्रैकिंग के बारे में है, वोट की हैकिंग के बारे में। मुझे एक बात बता दें, अगर वोटर की ट्रैकिंग की मरे हुए लोगों की आज तक वोट 15 से 20 हजार एक हल्के के अंदर वोट बेस बना हुआ है, उन लोगों का जिन लोगों ने कितने सालों से इलेक्शंस लड़े हैं, आपने देखा है बूथ्स पर क्या होता है, फॉर्म 15 के साथ क्या होता है। अब ये जो बात हो रही है और जब बात होती है कि हम देखें हमने क्या, गवर्नमेंट ईसीपी के इन रिजर्वेशंस का जवाब देगी, एड्रेस करेगी इनको, सिर्फ ये बता। मैं जो अभी बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट तो कमिटेड है, गवर्नमेंट इज कमिटेड कि हमने चाहे ईसीपी हो चाहे ऑपोजिशन हो उनके रिजर्वेशंस को एड्रेस भी करना है। ऑपोजिशन को किस तरह साथ लेके चलेंगे? वो एक मिसाल दे रहे हैं ना, मैं ये बता एक लेटर के मिसाल दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तैनाती सारी। अब मैं आती हूँ उन पॉइंट्स के ऊपर। आप ये देख लें, इलेक्शन एक्ट आया 2017, उसका 103, माशाल्लाह दोनों मेरे काबिल कोलीग्स बैठे हैं, वो ये कहता था कि आपने इंश्योर करना है और ईवीएम को आपने उसके सारे एक्सपेरिमेंट्स को करना है। अभी 3-4 मतलब 2017 का, इट्स गोइंग टू बी 4 years। क्या प्रोग्रेस हुई, हम भी ये पूछना चाहते हैं। ईसीपी का काम है आईने पाकिस्तान के तहत रहकर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। सेनेट का इलेक्शन सबके सामने है, बाकी बाय इलेक्शन में उनकी कैपेबिलिटी सबके सामने है। अब बात हो रही थी यहाँ पर रिगिंग की और बात हो रही थी कि हम सीरियस नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने पहले दिन पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी और उन्होंने कहा कि जी जो बंदे आपने लेकर आने आप भी ले, हम भी लेकर आते हैं, बट हमें उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं मिली। आज तक उसकी मीटिंग्स ही नहीं हो सकी। फिर उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स थे, कोई इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में 20 से भी कम इन लोगों के पिटिशंस वहां पर फाइल। अच्छा, बात लंबी हो रही है, बात लंबी हो रही है, मुझे आगे की तरफ भी जाना है, अगर आप क्विकली वाइंड अप कर लें। मैं वाइंड अप कर देती हूँ। ऑस्ट्रेलिया में 2001 से ये हो रहा है, बेल्जियम में 1999 से हो रहा है, ब्राजील में 1996 से हो रहा है, इंडिया में 2004 से हो रहा है, फिलिपीन में 2010 इंडिया ने बंद कर दी थी। यूएई में इंतखाबात में इंडिया अपनी रिवायती तरीके से करता है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने भी बंद कर दी थी। मैं यही आपको बता रही हूँ कि
कुछ कंट्रीज ने 28 कंट्रीज उसको लेकर चल रही हैं। अभी तक अगर ऐसा कोई भी इशू होता, और दूसरा ये इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलती, इसकी बैटरी है जो 24 आवर्स वर्क करेगी, चाहे वो जितना मर्जी दूर का इलाका हो, प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी की वजह से नहीं होगा और पोर्टेबल भी नहीं होगा। ओके, ठीक है। अब आ जाए जरा वो इलेक्ट्रिसिटी की जहां पर बात हो ही रही है, तो ये जो आप लोगों का एक स्कैंडल सामने आया है, बिजली के बिल 31 के बजाय 37 रोज की बुनियाद पे पिछले 8 महीने से आप लोग भेजे जा रहे हैं, और कोई अरबों रुपए आप लोगों ने अवाम की जेबों से निकाल लिए हैं, और बिल्कुल खामोश है गवर्नमेंट। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं सिर्फ एक बात पूछना कितने चाहती डाके हूँ, डाल रहे हैं? मुझे ये बताएं कि ये स्कैंडल बनेगा कैसे। पहले मुझे ये बताएं ना, स्कैंडल आप लोग जो कह रहे हैं, जरा ये जो न्यूज है इसमें लिखा है क्योंकि 300 यूनिट से ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये यही कहा जा रहा है ना। आज तक तो आवाम को बताया गया बिजली तो बाटा रेट से मिल रही है, हालांकि हमने तो स्लैब्स बना दी थी अवाम को ही रिलीफ देने के लिए, 50 यूनिट, 100 यूनिट, 100 से 200 यूनिट एटलीस्ट। मैं ये कहती हूँ कि जब ऐसी खबरें सामने आती हैं तो हुकूमत की नहीं, पॉइंट क्या है आपका? मेरा पॉइंट इस वक्त ये है कि ये जो 300 से ऊपर जब जाएगा यूनिट तो जाहिर है आपका स्लैब बढ़ जाएगा, स्लैब बढ़ जाएगा। तो आज तक तो हमें ये कहा गया हम एक बाटा रेट पे दे रहे हैं 22 रुपए का यूनिट, लेकिन हम तो ऐसा नहीं कर रहे थे। 22 रुपए का जो यूनिट जाता है वो 700 से आप ऊपर जाता है। एक्चुअली इस खबर को दुरुस्त कह रहे हैं ना, खबर को दुरुस्त आप इस खबर को दुरुस्त कह रही हैं, आप मान रही हैं कि 300 से ऊपर स्लैब बढ़ जाता है। इनडायरेक्टली ये बताने की कोशिश करी हूं कि मीडिया जो आज तक ये कहता रहा है अवाम को कि बाटा रेट पे बिजली मिलती है, तो बाटा रेट यानी 22 रुपए यूनिट पे बिजली नहीं मिलती, स्लैब्स में मिलती है 50 रुपए के ऊपर। जो प्राइसेस हैं वो बहुत कम है और हम रिलीफ भी देते हैं। अब आ जाए इस पर्टिकुलर, इस चीज के ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन भी होगी। इस चीज के ऊपर हमें जिन जिन लोगों को रिलीफ देना पड़ेगा, अगर ये सही साबित होता है तो डेफिनेटली एक्शन भी लिया जाएगा और अवाम को रिलीफ भी दिया जाएगा। तो ये मीडिया को हाईलाइट क्यों करनी पड़ती हैं चीजें? अच्छा, मैं जरा इस पे मलिक अहमद खान साहब का, मलिक साहब आज मुस्लिम लीग नून ने बड़ा इस पे एहतजाज किया इसी इशू पे, बिजली के बिल 31 के बजाय 37 रोज। अब आप मुतमईन हैं? गवर्नमेंट कह रही है, आलिया साहिबा एश्योर करवा रही हैं कि जी बिल्कुल तहकीकात की जाएंगी और अगर गलत पैसा अवाम की जेबों से निकाला गया है तो वापस किया जाएगा। मलिक साहब, ये बड़ा बिल्कुल सीधा सादा डाका है अवाम की जेबों पे ये। और ये आप देखें ना, एक तो सितम ये है कि 2018 की निस्बत आज 2021 में जो 60% इजाफा है बिजली के बिल के अंदर, यानी एक जो नॉर्मल हाउस होल्ड है जिसकी जो कंजम्पशन थी वो 600-700 यूनिट्स की थी अप्रॉक्सीमेटली, उसकी बिलिंग जो है वो इमेंसली इंक्रीज करके 60% वो ज्यादा पे कर रहा है। मुमकिन ही नहीं रह गया कि एक ऐसा आदमी, मुतवसत तबके का आदमी जो कि एक ग्रेड 16 से 20 तक के लोग भी जो हैं जिनकी तनख्वाह 1 लाख रुपए के अंदर है, मैं 15,000 18,000 वाले तो बिल्कुल इस मुल्क के वो तो लावारिस लोग हैं। उनका तो तस्वुर भी, जो पहले पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स कुछ स्पाइन शो करती थी, कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड करती थी और कुछ जो प्रेशर होता था उसको किसी न किसी सूरत हुकूमतें खुद उठाकर अवाम नास तक नहीं पहुंचाती थी। उसका मकसद ये होता है कि यानी आपने एक मजदूर की और एक जो बेसिक पे है वो 15 से 16,000 20,000 के दरमियान है, तो 15 से 16,000 20,000 बंदे जो एक बड़ी मेजोरिटी है इस मुल्क के अंदर, तो उन लोगों को अगर आप गवर्नमेंट सब्सिडीज के साथ उनकी टेक केयर नहीं करती, उनकी सफरी सहूलत की या उनकी बिजली की कंजम्पशन की या उनको डिफरेंट उनकी जो प्रायोरिटाइज्ड जो कि ऐसे एरियाज हैं जहां पर गवर्नमेंट को सब्सिडीज देनी चाहिए, तो फिर उससे 18-20 हजार वाले बंदे का कुछ बोझ हल्का होता। इस गवर्नमेंट ने टोटली वो फैक्टर तो इसमें से एक्सक्लूड कर दिया। और किस नाम पे किया? रिफॉर्म के नाम पे किया, फाइनेंशियल डिसिप्लिन के नाम पे किया, मनोअन IMF की तजावीज को जो उन्होंने दी थी। लेकिन मलिक साहब, एक सप्लीमेंट्री सवाल की इजाजत दीजिएगा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन जो सर्वे सामने आ रहे हैं अभी, लेटेस्ट IPSOS का सर्वे सामने आया, वो कहता है जी अवाम की बहुत बड़ी तादाद 48% गवर्नमेंट से मुतमईन है, इमरान खान साहब से मुतमईन है। तो ये क्या हो रहा है फिर मुल्क में, अगर वाकई अवाम के साथ इतना जुल्म हो रहा है तो? गरीदा, देखिए, मैं और आप दोनों जानते हैं, आपके बाकी पार्टिसिपेंट्स भी जानते हैं, ये जो सैम्पलिंग होती है क्वेश्चंस की वो डिफरेंट
रीजनिंग के साथ होती है। आप किसी से महंगाई पे सवाल करें ना, आप किसी से बिजली के बिल पे सवाल करें ना, आप किसी से दवाइयों पे सवाल करें, आप किसी से ये सवाल करें कि बच्चों की स्कूल की फीस देने पे उसकी क्या सूरत हाल। तो ट्रस्ट मी, लोगों की चीखें 100 में से 100% लोग जो हैं वो जो बहुत बहुत सुपर रिच हैं, ये ऐसे लोग जैसे इमरान खान साहब के इर्द गिर्द हैं या जिनके को बहुत बड़े जैसे आज की हुकूमत के लोगों का डिस्कनेक्ट है, उनका तो मुझे नहीं पता। लेकिन जो पब्लिक मलिक साहब, जब आपके आपके दौर में इस तरह के सर्वे आते थे तो तब आप लोग तस्लीम करते थे, उस वक्त इमरान खान तस्लीम नहीं करते थे बिकॉज वो अपोजिशन में होते थे। ऐसा नहीं जी। देखिए, हम तो अब प्रिसाइजली उन सर्वेज की सेहत पे इसलिए यकीन करते थे कि वो किसी एक नुक्ते पर होते थे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपकी कारकर्दगी लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने पे है तो सैंपलिंग बड़ी क्लियर होनी चाहिए। अगर आपकी कारकर्दगी इकोनॉमी के एतबार से है तो उसके ऊपर भी बात हो, तो इकोनॉमी स्पेसिफिक क्वेश्चन हो। सर, ये वाला सर्वे भी प्रिसाइजली टू द पॉइंट है। मईशत पर बात की गई है, दिफा के हवाले से, खारजा पॉलिसी के हवाले से, तो हर एक में अवाम का एक बड़ा चंक है, बड़ा सेगमेंट है जो मुतमईन है इमरान खान साहब से। नहीं, देखिए, अगर तो ये ऐसी सूरत है, मेरी नजर से वो नहीं गुजरा, तो देन आई विल रिस्पेक्ट दैट सर्वे। मैं कौन होता हूँ कि मैं उसको डिनाई फिर करूंगा। लेकिन मैंने अगर अपनी दानिश्त में, क्योंकि इन सर्वेस का हिस्सा रहा हूँ और मैं ये नॉर्मली इन सर्वेस के कंडक्ट में उनकी पार्टिसिपेटिंग टीम्स के साथ भी बातचीत करता रहता हूँ, तो मुझे इस चीज का अंदाजा है कि जो इतना ब्रॉड बेस्ड सर्वे होगा जिसमें इकोनॉमी, दफा और खारजा और दाखिला तीनों की बातें इकट्ठी पूछी जा रही होंगी, तो वो फिर वो सैंपल नहीं होता जी, वो तो फिर एक खास किस्म की मैनिपुलेशन स्ट्रेटेजी होती है। फिर भी आपने इसके अंदर आपने एक जो है ना वो निकाल दिया, आपने कुछ ना कुछ टेढ़ इसके अंदर निकाल दिया। नहीं, मैंने टेढ़ापन तो नहीं निकाला, मैंने आपके सामने हकाइक रखे हैं। अच्छा, जो भी इससे पहले आप मैं सिर्फ एक ब्रेक ले लूं क्योंकि मैंने जनरल साहब से भी सवाल करना है, आपके बाद एक ब्रेक ले लूं ताकि बीच में इंटरप्शन ज्यादा ना आए। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, मलिक साहब का जवाब मुकम्मल लेते हैं और उसके बाद अब्दुल कादिर बलोच साहब से भी कुछ मजीद सवाल करते हैं। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी, मलिक अहमद खान साहब, देखिए, जो भी इससे पहले आप बात कर रहे थे इलेक्शन की वोटिंग मशीन की, मेरे सिर्फ उसमें 2 सेंटेंस है और बड़े ब्रीफ हैं जी। पहला कि देखिए, हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो बेसिकली प्रोवाइड ये करता है, इन्हीं लॉज के तहत ये जितनी तरमीम इन्होंने कर भी ली हैं या जो फ्यूचर में ये प्रपोज भी कर रहे हैं, उसमें एक सिस्टम होता है VVBPN, यानी वोटर वेरिफिकेशन बैलेट पेपर्स, उसका उसका सिस्टम होता है। और इन मशीन्स के अंदर किसी सूरत भी वो पेपर का इस्तेमाल नहीं हो सकता जिसको बतौर रिकॉर्ड के कल को मेंटेन किया जा सकता हो और वो बाद किसी ट्रिब्यूनल में पेश किया जा सकता हो। ये कैसा पेपर, मैंने शिबली साहब के साथ ये जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा इसकी हम कोई इम्प्रूवमेंट कर लेंगे या देखेंगे। यानी जब आप किसी स्टोर पे जाते हैं और आपने देखा होगा कि एक रिसीट वो निकाल के देते हैं या एक ATM के अंदर से एक जो पेपर बड़ी जल्दी फेड हो जाता है इन 24-48 आवर्स, लीव दैट ऑन योर डैशबोर्ड, उसके ऊपर से नंबर्स उतर जाते हैं, वो ऐसा पेपर है जो कि डिस्ट्रक्टेबल है। वो फॉर लॉन्ग टाइम उसको रखा नहीं जा सकता वोटर वेरिफिकेशन के उसके खाते के अंदर। तो ये तो रादर बड़ा अदम एतमाद इसलिए है कि हम ये समझ रहे हैं कि ये एक धांधली का जरिया होगा, हुकूमत ये कह रही है कि ये शफाफियत का जरिया होगा। तो इससे पहले कि ये इसकी टेक्निकलिटीज पर बात आए, पहले वो ट्रस्ट की बात आएगी कि आप क्या बात करें। इस पे आप 75 रीजंस और निकाल सकते हैं जो कि इसकी टेक्निकल रीजनिंग पे इसको नकारा साबित करने के लिए काफी होंगे। लेकिन हम तो वो जो दूध का जला है वो छाछ भी फूंक के पीते हैं। हम तो RTS के जख्म अभी तक देख रहे हैं, तो हम आगे क्या देखेंगे कि मशीन पूरी इनको हाथ में पकड़ा दे। That's right. इसका आलिया साहिबा जवाब देने के लिए बिल्कुल बेचैन है, लेकिन जनाब अब्दुल कादिर बलोच साहब का टाइम है। जनरल साहब, एक तो आपका मैं पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगी, ये बिजली के बिल 31 के बजाय 37, जिसकी वजह से, और ये पिछले 8 महीनों से हो रहा है, अरबों रुपए है जो अवाम की जेबों से निकल के कंपनियों की जेबों में चला गया है। हुकूमत और रेगुलेटर्स खामोश रहे जब तक कि मीडिया ने ये इन्वेस्टिगेशन करके सामने नहीं ले आया। अब गवर्नमेंट कह रही है कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे और रिलीफ अवाम को देंगे। जनरल साहब, आप मुतमईन हैं हुकूमत की इस बात से? जी, मैं मैडम के इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के बारे में कमेंट करना चाहूंगा कि क्या गवर्नेंस किधर है, हुकूमत किधर है,
जिसकी मर्जी है डाका डाले। चोरों के लिए तो ये बात सुना है, स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं या शहरों में या देहातों में डाके डाले जाते हैं, डाकू काम कार्रवाई करते हैं, पुलिस एक्शन में आती है। कहा यह जाता है कि पुलिस कार्रवाई करेगी, उनको गिरफ्तार करेगी, ट्रायल किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। क्या हुकूमत ने अपने लोगों को, जिनकी जिम्मेदारी ये बनती है, किस बात को यकीनी बनाएं कि इस किस्म के डाके नहीं डाले जाएं और 30 दिन के बजाय 37 के दिन के बिल न बनाए जाएं। ये बाटा रेट वाली कहानी तो बीबी ने अपनी तरफ से की है, किसी अपोजिशन वाले ने कोई ऐसी बात नहीं की है, ना मीडिया ने बात की है। क्या हम ये बात इसको मान लें हुकूमत के एक तर्ज हुक्मरानी के लिए कि वो तरीका ये है कि हुकूमती एहलकार, हुकूमती मुलाजिम या चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से उनका ताल्लुक हो या गैस से ताल्लुक हो उनका या किसी और महकमे से, उनकी मर्जी है जो करें। जब करेंगे और उनकी गलती सामने आ जाएगी, हुकूमत इंक्वायरी करेगी, इंक्वायरी के बाद पनिशमेंट देगी। 3 साल में तो इंक्वायरियां बेशुमार हुई, किसको कितनी पनिशमेंट मिली, चीनी वाले को क्या पनिशमेंट वाला और अपना क्या नाम है आटे वाले को क्या पनिशमेंट वाला मिला, और बाकी जो महंगाई की मुख्तलिफ चीजें जो सामने आती रही है, बातें की जाती रही, उनके बारे में तो मेरे ख्याल में हम सोए तो नहीं है। मैं भी सोया नहीं रहा हूं, मैं डेली अखबार भी पढ़ता हूं, टीवी भी देखता हूं। अभी तक मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं आई कि हुकूमत का एक आदमी भी गिरफ्तार हुआ हो या हुकूमत का एक एहलकार के खिलाफ कोई नैब का केस आया हो और उनको पनिश की गई हो, न की गई हो। तो बहरहाल ये गवर्नमेंट की कैसे ये गवर्नेंस है वो तो आपके सामने है। पंजाब में 7वां चीफ सेक्रेटरी है, 7वां आईजी आया, 5वां चीफ सेक्रेटरी है, 7वां चीफ सेक्रेटरी वो भी आ गए। तो वो कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे। आयला बीबी बिल्कुल काबिल खातून है, बहुत अच्छी बोल रही है माशाल्लाह, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मेरी दुआएं भी उनके साथ है, उसकी हुकूमत के साथ है कि खुदा करे वो कोई इस फ्रूटफुल किस्म की कोई कार्रवाई करे जहाँ पर पाकिस्तानी कौम वाह करे और ये कहे कि वाकई चोरों को छोड़ते नहीं है। पूरे मुल्क को उन्होंने इजाजत दी कि चोरी करे, लेकिन उसके बाद फिर वो एक्शन लेंगे। देखते हैं क्या सर पूरे मुल्क से जो सर्वे आते हैं वो गवर्नमेंट के हक में आ रहे हैं और पूरे मुल्क में 2/3 पाकिस्तान पे अवाम भी वोट दे रहे हैं पीटीआई को। जी जी नहीं, मैं बड़ी अच्छी बात की आपने। सर्वे मैंने पढ़ी थी आज के अखबार में, 48% ने कहा है कि वो सेटिस्फाइड है, 45% ने कहा कि वो सेटिस्फाइड नहीं है। और इस वक्त 2 साल गुजर गए हैं, 3 साल गुजर गए हैं, 2 साल और आते हैं और वो 48% इनिशियली 3 साल पहले कितना था और उस पर पहुंचा है। और इसके बाद क्या होने वाला है अगर इन सर्वेज को बिल्कुल 100% हम सही समझ लें, तब भी 2 साल और देखे जाने हैं। जिस किस्म की महंगाई आ रही है, इस हुकूमत को दुश्मनों की जरूरत नहीं है, इस हुकूमत को अपोजिशन से डरने की जरूरत नहीं है। न पीपल्स पार्टी से डरे, न PMLN से डरे, न जमात इस्लामी से डरे, न JUI से। इसका तो इनकी छुट्टी कराने के लिए महंगाई और बेरोजगारी। ऑपोजिशन में डराने वाली कोई बात ही नहीं है ना, ऑपोजिशन में डराने वाली भी तो वो कोई बात नहीं रह सकी ना सर। आप लोग तो फ्रेंडली ऑपोजिशन बन गए सारे के सारे। वो तो हम तो इंतजार, अब इलेक्शन के लिए जा रहे हैं, इलेक्शन की तैयारी हो रही है और ये हुकूमत जल्द इलेक्शन कराएगी, लगता तो यही है। जिस किस्म की कार्रवाई हम कर रहे हैं, जितनी जल्दी इनको हो रही है, इंशाल्लाह जो भी होगा, अपोजिशन अपनी कार्रवाई कर रही है, उसका नतीजा क्या निकलेगा वो बाद में देखने वाली बात है। लेकिन ये सर्वेज जो है ना, ये कह देना कि ये सैंपलिंग 100% सही है, ये कहाँ की गई है? बलूचिस्तान में गए थे, फार फ्लंग एरियाज में, सिंध के इंटीरियर में गए थे देखने के लिए, पंजाब के इंटीरियर में गए थे, कितना रिप्रेजेंटेटिव है। गिलगित बल्तिस्तान को देखा गया था, आजाद कश्मीर को देखा गया था। 100,000 आदमी उनकी सैंपलिंग करते हैं और सामने ले आते हैं। इनके नतीजे इससे पहले कैसे निकले? इनके नतीजे तो कुछ थे और इलेक्शन के नतीजे कुछ और निकले। ठीक है, वो क्या था, क्या कार्रवाई थी? ठीक है जनरल साहब, आलिया साहब क्विकली। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी सर, हमें कहा गया, सब हमें आज तक ये कहते रहे हम खारजा महाज पे अकेले हो गए। आज जो अवाम कह रही है वो कह रही है 58% लोग हमारी कारकर्दगी से खारजा पॉलिसी के ऊपर मुतमईन है। कहा गरीब को मार, समझ ही नहीं है खारजा पॉलिसी क्या हो गया और क्या नतीजा निकला है। मैं कुछ नहीं कहती, अभी मैं उस पर नहीं आना चाहती, मैं सिर्फ कारकर्दगी पर रहती हूँ। फिर कहा गया जी गरीब को मार दिया गया। 54% लोग जो हैं वो गरीबों के लिए हुकूमती इकदामात से मुतमईन हैं।
اور باقی چیزوں اکانومی پہ بھی لوگ مطمئن ہیں, کووڈ ہینڈلنگ پہ بھی لوگ مطمئن ہیں. یہ تو لوگ کہہ رہے ہیں نا, یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ مطلب میڈیا نہیں کہہ رہا, یہ کوئی نہیں کہہ رہا, یہ لوگ کہہ رہے ہیں. اب میں آ جاؤں 2-3 چیزوں کے اوپر جو یہاں پر بات کی گئی. میرے خیال میں شاید ملک صاحب کی بات کو ہی لے کر میں تو یہی کہوں گی کہ شبلی صاحب نے یہ جو ای وی ایم ہے, ای وی ایم سے پیپر ٹریل نکلے گی, پیپر ٹریل بالکل اسی طرح سے نکلے گی جیسے ایک بیلٹ پیپر ہوتا ہے, اور اس بیلٹ پیپر کی فزیکل فارم کے اندر ہم باکس کے اندر ڈالیں گے, اور باکس کے بعد اس کو بھی کاؤنٹ کیا جائے گا, اور جو وہاں پر مشین پر آئے گا دونوں کو ٹیلی بھی کیا جائے گا, اور فارم 45 دونوں پولنگ ایجنٹس کی موجودگی کے اندر دیا جائے گا. تو یہ اس کے اندر آلریڈی ہے. پھر یہاں پر بات کی گئی انہوں نے سبسڈی پرووائڈ کی. جی ہم نے سبسڈی پرووائڈ کی 50 یونٹ سے لے کر 700 یونٹ تک, اور میجر سبسڈی ہم نے پرووائڈ کی 50 یونٹ والے کو, 100 یونٹ والے کو, 300 یونٹ والے کو. یعنی ہم نے کم سے کم ان کو, اگر میں یہ کہوں 4 روپے کا, یعنی 3 روپے 95 پیسہ کے اوپر, یعنی 4 روپے کے اوپر ہم نے 50 یونٹ تک یوز کرنے والوں کو سبسڈیز ریٹ کے اوپر بجلی دی. اگر میں دیکھوں ایکسپورٹ سیکٹر کو, جو بجلی کی مد میں, گیس کی مد میں جو سبسڈی دی گئی, آج اس کا نتیجہ یہ کہ ٹیکسٹائل ہماری $15 بلین کو کراس کر گئی ہے. ایکسپورٹ سیکٹر ہمارا $25.7 بلین ڈیبیٹیبل. یہ آپ کے فگرز ڈیبیٹیبل ہیں, پھر فگرز آئے گی اس کے ایک لاسٹ. اور میں, میرے بہت آنریبل ہیں جنرل صاحب بیٹھے ہوئے, میں صرف اتنا کہوں گی جنرل صاحب, ہم قائم علی شاہ جیسے لوگوں کے ساتھ سٹک نہیں رہتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی پرفارم نہیں کرے گا تو بیٹنگ, بالنگ, فیلڈنگ, ساری پوزیشنز تیز کر کے ہمیں عوام کو عثمان بزدار صاحب کیا کر رہے ہیں؟ تو ہم یہی عثمان بزدار صاحب کیا کر رہے ہیں؟ قائم علی شاہ صاحب کو تو 15 سال رکھا گیا, اور سندھ کی حالت تو عثمان بزدار صاحب کو بھی آپ 15 سال تک رکھوانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, انشاءاللہ آگے پی ٹی آئی کی حکومت آنی ہے. آپ نے اپنے مبارک رحم کر لیں خود, آگے میں نے کہا آپ کا ارادہ ہے, ارادہ میں نے کہا ہے جی انشاءاللہ آنے والی, آپ بالکل فکر آئلہ قائم علی شاہ چیف سیکرٹری نہیں تھا, میں چیف سیکرٹری کی بات نہیں کری, میں تو یہی میں آپ کو ذرا کریکشن کرنا چاہتا ہوں, یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو. آپ نے اتنی بری سر, اتنی بری پرفارمنس کے ساتھ آپ نے تو اپنا چیف منسٹر نہیں بدلا. آج بھی آپ نے وہ جو یہ تو بری پرفارمنس تو آپ کہتی ہے, ہم تو نہیں کہتے ہیں, قوم نہیں کہتی ہے. تو آپ نے عالیہ صاحبہ عثمان بزدار کو کب تک قائم رکھنا ہے؟ رحم کر لیں پنجاب پہ. دیکھیں جی, عثمان بزدار از پرفارمنگ ویری ویل. ان کی پرفارمنس اور پچھلے لوگوں کی پرفارمنس سے یہ وہی والی پرفارمنس ہے. کے پی کے میں بھی آپ ہمیں یہی کہتے تھے نا, 3 سال کے بعد سب نے دیکھا. اچھا مجھے پروگرام کلوز کرنا ہے, مجھے پروگرام کلوز کرنا ہے. سوری ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. سوری ٹو کٹ یو ان. بہت بہت شکریہ ملک احمد خان صاحب, جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب اور عالیہ حمزہ ملک صاحبہ. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اللہ حافظ.